वेटिंग फॉर अ वीज़ा की अब ये दूसरी घटना है जो हम आज देखेंगे, जिसमें पश्चिम से लौटकर आने के बाद बड़ौदा में रहने के लिए बाबा साहब को जगह नहीं मिलती है। उसके बारे में बाबा साहब लिखते हैं, पश्चिम से मैं 1916 में भारत लौट आया। महाराजा बड़ौदा की बदौलत मैं अमेरिका उच्च शिक्षा प्राप्त करने गया। मैंने कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क में 1913 से 1917 तक पढ़ाई की और 1917 में मैं लंदन गया। मैंने लंदन विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में परास्नातक की दाखिला लिया। 1918 में मुझे अपनी अधूरी पढ़ाई छोड़कर भारत आना पड़ा। चूँकि मेरी पढ़ाई का खर्चा बड़ौदा स्टेट ने उठाया था, इसलिए उनकी सेवा करने के लिए मैं मजबूर था। इसलिए वापस आने के बाद मैं सीधा बड़ौदा स्टेट गया। किन वजहों से मैंने बड़ौदा स्टेट को छोड़ा उसका मेरे आज के उद्देश्य से कोई संबंध नहीं है और इसलिए मैं यहाँ उन बात में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ बड़ौदा में मुझे किस तरह के सामाजिक अनुभव हुए उसी पर बात करूँगा और उसी को विस्तार से बताने तक खुद को सीमित रखूँगा। यूरोप और अमेरिका में 5 साल के प्रवास ने मेरे भीतर से ये भाव मिटा दिया कि मैं अछूत हूँ और यह है कि भारत में अछूत कहीं भी जाता है तो वो खुद और अपने दूसरों के लिए समस्या होता है। जब मैं स्टेशन से बाहर आया तो मेरे दिमाग में अब एक ही सवाल हावी था कि मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कौन रखेगा। मैं बहुत गहराई तक परेशान था। हिंदू होटल जिन्हें विशिष्ट कहा जाता था को मैं पहले से ही जानता था, वे मुझे नहीं रखेंगे। वहाँ रहने का एकमात्र तरीका का था कि मैं झूठ बोलूँ, लेकिन मैं इसके लिए तैयार नहीं था क्योंकि मैं अच्छे से जानता था कि अगर मेरा झूठ पकड़ा गया तो उसके क्या दुष्परिणाम होंगे। वो पहले से नियत थे। मेरे कुछ मित्र बड़ौदा में के थे जो अमेरिका में पढ़ाई करने गए थे। अगर मैं उनके यहाँ गया तो क्या वो मेरा स्वागत करेंगे? मैं खुद को आश्वस्त नहीं कर सका। हो सकता है कि एक अछूत को अपने घर बुलाने पर वे शर्मिंदा महसूस करें। मैं थोड़ी देर तक इसी पसोपेश में स्टेशन पर खड़ा रहा। फिर मुझे सूझा कि पता करूं कि कैंप में कोई जगह है। तब तक सारे यात्री जा चुके थे। मैं अकेला बच गया था। कुछ एक गाड़ी वाले जिन्हें अब तक कोई सवारी नहीं मिली थी, वो मुझे देख रहे थे और मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैंने उनमें से एक को बुलाया और पता किया कि क्या कैंप के पास कोई होटल है। उसने बताया कि एक पारसी सराय है और वो पैसे लेकर ठहरने देते हैं। पारसी लोगों द्वारा ठहरने की व्यवस्था होने की बात सुनकर मेरा मन खुश हो गया। पारसी जोरास्ट्रियन धर्म को मानते हैं। उनके धर्म में छुआछूत के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए उनके द्वारा अछूत होने का भेदभाव होने का कोई डर नहीं था। मैंने गाड़ी में अपना बैग रखा और ड्राइवर से पारसी सराय में ले जा चलने के लिए कह दिया। यह एक 2 मंजिला सराय थी। नीचे एक बुजुर्ग पारसी और उसका परिवार रहता था। वो ही इसकी देखरेख करते थे और जो लोग रुकने आते थे उनके खाने पीने की व्यवस्था भी ये करते थे। गाड़ी पहुंची। पारसी केयरटेकर ने मुझे ऊपर ले जाकर रूम कमरा दिखाया। मैं ऊपर गया। इसी बीच गाड़ीवान ने मेरा सामान लाकर रख दिया। मैंने उसको पैसे देकर विदा कर दिया। मैं प्रसन्न था कि ठहरने की समस्या का समाधान हो गया। मैं कपड़े खोल रहा था, थोड़ा सा आराम करना चाहता था। इसी बीच केयरटेकर एक किताब लेकर आया। उसने जब मुझे देखा कि मैंने सर्दी और धोती, जो कि खास पारसी लोगों के कपड़े पहनने का तरीका है, नहीं पहना है, तो उसने तीखी आवाज़ में मुझसे मेरी पहचान पूछी। मुझे मालूम नहीं था कि यह पारसी सराय सिर्फ पारसी समुदाय के लोगों के लिए थी। मैंने बता दिया कि मैं हिंदू हूँ। वो अचंभित था और उसने सीधे कह दिया कि मैं वहाँ नहीं रह सकता। मैं सकते में आ गया और पूरी तरह शांत रहा। फिर वही सवाल मेरी और लौट आया कि कहाँ जाऊँ। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, मैं भले ही हिंदू हूँ, लेकिन अगर उन्हें कोई परेशानी नहीं है तो मुझे यहाँ ठहरने की कोई दिक्कत नहीं है। उसने जवाब दिया, तुम यहाँ कैसे ठहर सकते हो? मुझे सराय में ठहरने वालों का ब्यौरा रजिस्टर में दर्ज करना पड़ता है। मुझे उनकी परेशानी समझ आ रही थी। मैंने कहा कि मैं रजिस्टर में दर्ज करने के लिए कोई पारसी नाम रख सकता हूँ, तो मैं इसमें क्या दिक्कत है? अगर मुझे दिक्कत नहीं है तो मैं कुछ नहीं खोना पड़ेगा, बल्कि कुछ पैसे ही कमाओगे।
मैं समझ रहा था कि वो पिघल रहा है। वैसे भी उसके पास बहुत समय से कोई यात्री नहीं आया था और वो थोड़ा कमाई का मौका नहीं छोड़ना चाहता था। वो इस शर्त पर तैयार हो गया कि मैं उसको 1.5 रुपये ठहरने और खाने का दूंगा और रजिस्टर में पारसी नाम लिखवाऊंगा। वो नीचे गया और मैंने राहत की सांस ली। समस्या का हल हो गया था। मैं बहुत खुश था, लेकिन तब तक मैं यह नहीं जानता था कि मेरी यह खुशी कितनी क्षणिक है। लेकिन इससे पहले कि मैं इस सराय वाले हिस्से का दुखद अंत बताऊं, इससे पहले मैं यह बताऊंगा कि इस छोटे से अंतराल के दौरान मैं वहाँ कैसे रहा। इस सराय की पहली मंजिल पर एक छोटा कमरा और उसी से जुड़ा स्नान घर था जिसमें नल लगा था। उसके अलावा यह एक बड़ा हॉल था। जब तक मैं वहाँ रहा, बड़ा हॉल हमेशा टूटी कुर्सियों और बेंच से भरा रहा। इसी सब के बीच में अकेले वहाँ रहा। केयरटेकर सुबह एक कप चाय लेकर आता था, फिर वो दोपहर 9:30 बजे मेरा नाश्ता या सुबह का खाना लेकर आता था, और तीसरी बार रात को 8:30 बजे वह रात का खाना लेकर आता था। केयरटेकर तभी आता था जब बहुत ज़रूरी होता था, और इसमें से किसी भी मौके पर वो मुझसे बात करने से बचता था। खैर, किसी तरह से ये दिन बीते। महाराजा बड़ौदा की ओर से महालेखागार ऑफिस में मेरी प्रशिक्षु की नियुक्ति हो गई। मैं ऑफिस जाने के लिए सराय को 10 बजे छोड़ता था और रात करीब 8 बजे लौट आता था, और जितना हो सके कंपनी के दोस्तों के साथ समय व्यतीत करता था। सराय में वापस लौट के रात बिताने के विचार ही मुझे डराने लगता था। मैं सिर्फ लौटता था क्योंकि इस आकाश तले मुझे कोई और ठौर नहीं था। ऊपर वाली मंजिल में बड़े कमरे में कोई भी इंसान नहीं था जिससे मैं कुछ बात कर पाता। मैं बिल्कुल अकेला था। पूरी हाल घुप अंधेरे में रहता था। वहाँ कोई बिजली का बल्ब, यहाँ तक कि तेल की बत्ती तक नहीं थी जिससे अंधेरा थोड़ा कम रहता। केयरटेकर मेरे इस्तेमाल के लिए एक छोटा सा दीपक लेकर आता था जिसकी रोशनी बमुश्किल कुछ इंच तक ही हो पाती थी। मुझे लगता था कि मुझे सज़ा मिली है। मैं इंसान से बात करने के लिए तड़पता था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। आदमी ना कोई होने की वजह से मैंने किताबों का साथ लिया और उन्हें पढ़ता गया। मैं पढ़ने में इतना डूब गया कि अपनी तन्हाई भूल गया। लेकिन उड़ते चमगादड़, जिनके लिए वह हॉल उनका घर था, की चें चें की आवाज़ अक्सर ही मेरे दिमाग में उधर खींच लेती थी। मेरे भीतर एक सिहरन दौड़ जाती थी, और जो बात मैं भूलने की कोशिश कर रहा था वो मुझे फिर याद आ जाती थी कि मैं एक अजनबी परिस्थिति में एक अजनबी जगह पर हूँ। कई बार मैं बहुत गुस्से में भर जाता था। फिर मैं अपने दुख और गुस्से को इस भाव से समझाता था कि भले ही जेल की थी, लेकिन यह एक ठिकाना तो है। कोई जगह ना होने से अच्छा है कोई जगह होना। लेकिन हालत इस कदर ख़राब थी कि जब मेरी बहन का बेटा बम्बई से मेरा बचा हुआ सामान लेकर आया और उसने मेरी हालत देखी, तो वह इतनी ज़ोर ज़ोर से रोने लगा कि मुझे तुरंत उसे वापस भेजना पड़ा। इस हालत में मैं पारसी सराय में एक पारसी बनकर रहा। मैं जानता था कि यह नाटक ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता और मुझे किसी दिन पहचान लिया जाएगा, इसलिए मैं सरकारी बंगला पाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री ने मेरी याचिका उस पर गहराई से ध्यान नहीं दिया जैसे मुझे ज़रूरत थी। मेरी याचिका एक अफसर से दूसरे अफसर तक जाती रही। इससे पहले कि मुझे निश्चित उत्तर मिलता, मेरे लिए भयावह दिन आ गया। वो उस सराय में 11वां दिन था। मैंने सुबह का नाश्ता कर लिया था और तैयार हो गया था और कमरे से ऑफिस के लिए निकलने ही वाला था कि तभी मैंने सीढ़ी पर कुछ लोगों के आने की आवाज़ सुनी। मुझे लगा कि कोई यात्री ठहरने के लिए आए हैं और मैं उन मित्रों को देखने के लिए उठा। तभी मैंने दर्जनों गुस्से में भरे लंबे मजबूत पारसी लोगों को देखा। सबके हाथ में डंडे थे। वो मेरे कमरे की ओर आ रहे थे। मैंने समझ लिया कि ये यात्री नहीं है और इसका सबूत उन्होंने तुरंत दे दिया। वे सभी लोग मेरे कमरे में इकट्ठा हो गए और उन्होंने मेरे ऊपर सवालों की बौछार कर दी। कौन हो तुम यहाँ क्यों आए हो? बदमाश आदमी, तुमने पारसी सराय को गंदा कर दिया है। मैं खामोश खड़ा रहा। मैं कोई उत्तर नहीं दे सका। मैं इस झूठ को ठीक नहीं कर सका। यह एक वास्तव में एक धोखा था और यह धोखा पकड़ा गया। मैं जानता था कि अगर मैं इस खेल में
इस कट्टर पारसी भीड़ के आगे जारी रखता तो वो मेरी जान लेकर ही छोड़ते। मेरी चुप्पी और खामोशी ने मुझे इस अंजाम तक पहुंचाने से बचा लिया। एक ने मुझे से कमरा कब खाली, उस समय सराय के बदले मेरी जिंदगी दांव पर लगी थी। इस सवाल में गंभीर धमकी छुपी हुई थी। खैर मैंने अपनी चुप्पी ये सोचते हुए तोड़ी कि एक हफ्ते में मेरी मंत्री मेरी बंगले की दरख्वास्त मंजूर कर लेगा और उनसे विनती की कि मुझे एक हफ्ता और रहने दो। लेकिन पारसी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने अंतिम चेतावनी दी कि मैं उन्हें शाम तक सराय में नजर ना आऊं, मुझे निकलना ही होगा। उन्होंने गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने को लिए कहा और चले गए। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था, मेरा दिल बैठ गया। मैं बड़बड़ाता रहा और फूट फूट कर रोया। अंततः मैं अपनी कीमती जगह, जी हाँ, मेरे रहने के ठिकाने से वंचित हो गया। वो जेल खाने से ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी वो मेरे लिए कीमती था। पारसियों के जाने के बाद मैं बैठकर किसी और रास्ते के बारे में सोचने लगा। मुझे उम्मीद थी कि जल्दी ही मुझे सरकारी बंगला मिल जाएगा, मेरी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। मेरी समस्या तात्कालिक थी और दोस्तों के पास कोई उपाय मिल सकता है। बड़ौदा में मेरा कोई अछूत मित्र नहीं था, लेकिन दूसरी जाति के मित्र थे। एक हिंदू और दूसरा क्रिश्चियन था। पहले अपने हिंदू मित्र के यहाँ गया और बताया कि मेरे ऊपर ये मुसीबत आन पड़ी है। वह बहुत अच्छे दिल का था और मेरा बहुत करीबी दोस्त था। वह उदास और गुस्सा हुआ। फिर उसने एक बात की ओर इशारा किया, अगर तुम मेरे घर आए तो मेरे नौकर चले जाएंगे। मैंने उसके आशय को समझा और उससे अपने घर में ठहरने के लिए नहीं कहा। मैंने क्रिश्चियन मित्र के यहाँ जाना उचित नहीं समझा। एक बार उसने मुझे अपने घर रुकने का न्योता दिया था, तब मैंने पारसी सराय में रुकना सही समझा था। दरअसल न जाने का कारण हमारी आदतें अलग होना था। अब जाना बेइज्जती करवाने जैसा था, इसलिए मैं अपने ऑफिस चला गया। लेकिन मैंने वहाँ जाने का विचार छोड़ा नहीं था। अपने एक मित्र से बात करने के बाद मैंने अपने भारतीय क्रिश्चियन मित्र से पूछना कि क्या वो मुझे रख सकता है। जब मैंने यह सवाल किया तो बदले में उसने कहा कि उसकी पत्नी कल बड़ौदा आ रही है और उससे पूछ के बताऊंगा। मैं समझ गया कि यह चालाकी भरा जवाब है। वो और उसकी पत्नी मूलतः एक ब्राह्मण परिवार के थे। क्रिश्चियन होने के बाद भी पति तो उधार हुआ, लेकिन पत्नी अभी भी कट्टर थी और किसी अछूत को अपने घर में नहीं ठहरने दे सकती थी। उम्मीद की यह किरण भी बुझ गई। उस समय शाम के 4 बजे थे। तब मैं भारतीय क्रिश्चियन मित्र के घर से निकला। कहाँ जाऊँ, मेरे लिए बेकार सवाल था। मुझे सराय छोड़ने ही था, लेकिन कोई मित्र नहीं था जहाँ मैं जा सकता था। केवल एक विकल्प बचा था, बम्बई वापस लौट आना। बड़ौदा से बम्बई की रेलगाड़ी 9 बजे रात को थी। 5 घंटे बिताने थे। कहाँ जाऊँ? क्या सराय में जाना चाहिए? क्या दोस्तों के यहाँ जाना चाहिए? मैं सराय में वापस जाने का साहस नहीं जुटा पाया। मुझे यह डर था कि पारसी फिर इकट्ठा होकर मेरे ऊपर आक्रमण कर देंगे। मैं अपने मित्रों के यहाँ नहीं गया। भले ही मेरी हालत बहुत दयनीय थी, लेकिन मैं दया का पात्र नहीं बनना चाहता था। मैंने शहर के किनारे स्थित कमाथी बाग, जो सरकारी था, में समय बिताया। मैं वहाँ कुछ अनमस्तक भाव से बैठा और कुछ इस उदासी से कि मेरे साथ क्या क्या घटा। मैंने अपने माता पिता के बारे में, जब हम बच्चे थे, उन दिनों बारे और 72 दिनों के बारे में सोचा। 8 बजे रात को बाग से बाहर आया और सराय के लिए गाड़ी ली और अपना सामान लिया। ना तो केयर टेकर और ना ही मैं, दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। वो कहीं ना कहीं खुद को मेरी हालत के लिए जिम्मेदार मान रहा था। मैंने उसका बिल चुकाया, उसने खामोशी से उसको लिया और चुपचाप चला गया। मैं बड़ौदा बड़ी उम्मीद से गया था। उसके लिए कई दूसरे मौके को ठुकराए थे। यह युद्ध का समय था। भारतीय सरकारी शिक्षण संस्थाओं में कई पद रिक्त थे। मैं कई प्रभावशाली लोगों को लंदन में जानता था, लेकिन मैंने उनसे मदद नहीं ली। मैंने सोचा कि मेरा पहला फर्ज महाराजा बड़ौदा के लिए अपनी सेवा देना है, जिन्होंने मेरी शिक्षा का प्रबंध किया था। यहाँ मुझे कुल 11 दिनों के भीतर बड़ौदा से बम्बई जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह दृश्य, जिसमें दर्जनों पारसी लोग डंडे लेकर मेरे सामने
डराने वाले अंदाज में खड़े थे और मैं उनके सामने भयभीत नज़रों से दया की भीख मांगते खड़ा था। वो 18 वर्षों बाद भी धूल नहीं हो सका। मैं आज भी उसे जस का तस याद कर सकता हूँ और ऐसी कभी नहीं हुआ होगा कि उस दिन का याद किया और आंखों में आंसू ना आए हों। उस समय मैंने ना ये जाना था कि जो आदमी हिंदुओं के लिए अछूत हैं वो पारसियों के लिए भी अछूत ही है। तो साथियों, बाबा साहेब की बुक वेटिंग फॉर अबीजा की ये दूसरी घटना थी। आगे की घटना हम आगे की वीडियो में जानेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।